डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं हर रोज। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब चलते हैं हम अपनी कहानी की ओर। अपने अंकल की डायरी के पिछले 3 केसेस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं चौथा केस, जो इतना रहस्यमय था कि अंकल भी इसे समझ नहीं पा रहे थे। तो अब कहानी सुनते हैं मेरे अंकल की जुबानी। ये केस मेरी जिंदगी का काफी अजीब सा केस था, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा केस नहीं देखा था। ये बात होगी सर्दियों की, जब सुबह लगभग 9 बजे मुझे फोन आया। मुझे घटना पर पहुंचना था और उसका मुआयना करना था। मैं पूरे समय पर लगभग 9 बजे वहां पहुंच गया। ये एक बंद पड़ी फैक्ट्री थी और इसका दरवाजा तोड़ा गया था। पुलिस वाले जैसे ही इसका दरवाजा तोड़कर इसके अंदर गए तो वो हैरान हो गए थे। मैं भी जब इस दरवाजे के अंदर गया तो मेरी हैरानी बहुत ज्यादा थी। यहां पर तकरीबन 10 लाशें पड़ी थी और किसी को ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये इतनी संख्या में कैसे मरे। कोई दीवार पर गिरा था तो कोई रस्सी लगाकर जैसे आत्महत्या करके बैठा हो। यहां पर काफी अजीब सा सिनेरियो था, जिसे देखने पर मैं भी थोड़ा सा डरने लगा था। मैंने ज्यादातर पुलिस वालों के मुंह से यही शब्द सुने थे कि यहां पर कोई गैंग वॉर हुआ है। ये सीन लग भी ऐसा ही रहा था जैसे फिल्मों में कई लोग मरे होते हैं और किसी एक बंदे को टॉर्चर किया होता है। जैसे ही मैं हर एक लाश के पास जा रहा था, मैं काफी हैरान होता जा रहा था। हर किसी की मौत बड़ी ही अजीब लग रही थी, जबकि जब मैं पहले अंदर आया था तो मुझे लगा था कि सिर्फ एक ही सबसे अजीब मौत होगी, वो होगी उस बंदे की फांसी लगी। लेकिन एक एक लाश को देखकर मैं हैरान होता गया। कोई दीवार पर सरियों के बीच फंसकर मरा था तो कोई बहुत ऊपर लटका हुआ था। एक बंदे को फांसी लगी थी तो एक के सर पर गोली मारी गई थी। 2 बंदे तो ऐसे थे कि जिनके चेहरे पहचाने तक नहीं जा रहे थे। उनको तो जैसे काट काट कर मारा गया था, और ये किसी तेज धार हथियार से नहीं काटा गया था, बल्कि दांतों से खाया गया था। यहां इन दोनों के मुंह पर खून भी लगा हुआ था, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि इन दोनों ने एक दूसरे को काटने की कोशिश की हो। ये तो जैसे जानवरों जैसी हरकत थी, लेकिन सबसे हैरानी की बात थी कि इन्हें क्या किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की होगी। अगर यहां पर गैंग वॉर हुआ भी तो यहां से कोई ना कोई तो बचकर जाना चाहिए था। ये सब इस तरह से मरे थे कि किसी को कुछ पता नहीं लग पा रहा था। वैसे ऐसी वारदातों में कभी कभी सब लोग मर ही जाते हैं। अगर कहीं गैंग वॉर हुआ हो तो एक दूसरे पर गोली चलाई जाती है। इस अवस्था में हर किसी को अगर गोली लग जाए तो सब मर सकते हैं। लेकिन ये सीन बहुत ही अजीब था। यहां पर हर किसी को गोली नहीं लगी थी। कोई काटने से मरा था तो कोई फंदे से लटकने से मरा था। कोई उठाकर जैसे सरियों के बीच फेंका गया हो, तो कोई बिल्कुल नीला पड़ गया था जैसे उसे जहर दिया गया हो। यहां पर ये देखने पर गैंग वॉर तो लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं ध्यान से हर एक लाश को देख रहा था तो मेरे मन में यही था कि यहां पर गैंग वॉर हो ही नहीं सकती। अगर गैंग वॉर होती तो हर किसी को एक ही तरह से मरना चाहिए था। अलग अलग तरह से यहां कैसे मर सकते हैं? अगर ये गैंग वॉर है तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सबसे अजीब थी सबसे पीछे जाकर पड़ी एक लाश। ये आदमी गोली लगने या काटने से नहीं मरा था। इसके पूरे शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी, लेकिन ये बिल्कुल पीछे पड़ा था और इसकी आंखें जैसे ऊपर चढ़ गई थी। इसका मुंह खुला हुआ था, जैसे ये जोर से चीखने की कोशिश कर रहा हो। मैं जब इसके पास जाकर इसके मुंह के अंदर देखने लगा तो मेरा ध्यान पड़ा कि इसकी जीभ जैसे बिल्कुल अंदर तक चली गई हो, जैसे ये बहुत ज्यादा डर गया था
और इसकी जीभ इसके मुंह के अंदर चली गई हो। ये तो जैसे बिल्कुल डर कर मरा था। लेकिन यहां पर ऐसी कौन सी चीज थी जिससे ये डर कर मरा हो? ये केस इतना आसान नहीं था जितना देखने में लग रहा था। हर कोई इसे गैंग वॉर कह रहा था, लेकिन मैं जानता था ये कोई अजीब सी घटना है। वैसे भी पिछले 3 रहस्यमय केसों से मैं ये तो समझ गया था कि इस दुनिया में कुछ ना कुछ अजीब होता है जो हमारी समझ में नहीं आता। फिर भी मुझे इस केस को सुलझाना था। अगर इसमें कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है तो उसे भी मुझे उजागर करना था। भले ही इसे ऑफिशियली माना ना जाए, लेकिन मुझे सच तो सामने लाना ही था। यहां पर इन लाशों के सिवा एक और चीज थी जो सबसे अजीब थी। वो थी दीवार पर लिखे गए शब्द। दीवार पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया था, दोबारा मत खोलना। मैं जब उन शब्दों के पास गया तो मैं हैरान हो गया। ये शब्द किसी पेड़ से नहीं लिखे गए थे, बल्कि खून से लिखे गए थे, क्योंकि इतने बड़े शब्दों को लिखने के लिए बहुत ज्यादा खून की जरूरत रही होगी। मैंने एक पुलिस वाले को कहा कि इसके सैंपल भी लेने होंगे, क्योंकि इससे पता चल पाता कि ये खून किसका है। इन शब्दों को इतनी खूबसूरती से लिखा गया था जैसे किसी की राइटिंग बहुत ही अच्छी हो, और इसे बड़ी ही मेहनत के साथ बड़े आराम से लिखा गया था। अगर इसे इनके मरने के बाद लिखा गया था तो यकीनन इसे लिखने में 1 या 2 घंटे का समय लगा होगा। ये काफी हैरानी की बात थी, क्योंकि अगर किसी ने इन्हें मारा है तो वो काफी शातिर रहा होगा और बड़े ही धैर्य वाला रहा होगा। वो जरा भी नहीं डरा कि यहां पर कोई आ सकता है, बल्कि उसने बड़े ही आराम से इन शब्दों को लिखा। अब हमारे लिए हैरानी की बात यह थी कि इन्हें किसने मारा होगा और मुझे अपना काम शुरू करना होगा। मैंने कहा कि इन लाशों को फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए ले जाना होगा। लगभग 1 या 2 दिन में इनकी रिपोर्ट्स आ जाती, जिससे मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता। तो मैं पहले इनकी रिपोर्ट की वेट करने लगा। इसी के साथ मुझे इनकी सारी हिस्ट्री जाननी थी, ताकि मैं समझ पाता कि यहाँ पर क्या हुआ हो सकता है। लेकिन उससे पहले मुझे इस एरिया के बारे में पता करना था। मुझे ये पता करना था कि क्या इससे बाहर निकलकर कोई गया होगा या नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैं चारों तरफ देखता जा रहा था तो मुझे पता लग रहा था कि इससे बाहर जाने का एक ही रास्ता था, और उसी रास्ते का दरवाजा तोड़कर ही सारे अंदर आए थे। यानी कि ये दरवाजा अंदर से लॉक था। मैंने उस टूटे हुए दरवाजे को देखा तो उसकी कुंडी अंदर से लगी हुई थी और उसका ताला भी अंदर से लगा हुआ था। इससे ये बात तो साफ थी कि अगर इन्होंने ताला अंदर से लगाया है तो कोई इनके मरने के बाद बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इन्हें मारने के बाद कोई बंदा बाहर जाता तो भी अंदर से कोई ताला नहीं लगा सकता था। ये बात तो पक्की थी कि इन्हें मारने वाला या तो अंदर ही कहीं छिप गया है, या इन्हीं में से था कोई जिसने सबको मारा होगा और आखिर में वो खुद भी मर गया। मेरा सवाल यही था कि अगर उसने सबको मार दिया तो उसे खुद को मारने की जरूरत क्यों पड़ी। मुझे अब लग रहा था कि ये कोई बदले का केस हो सकता है। किसी ने बदला लेने के लिए इन सबको मारा होगा और बाद में खुद भी खुदकुशी कर ली होगी। तो मेरा शक उसी लड़के पर जा रहा था जिसने वहां पर फांसी लगाई हुई थी। मैं पहले भी ऐसे रहस्यमय केस सुलझा चुका था, तो मुझे शक हो रहा था कि यहां पर भूत प्रेत का चक्कर भी हो सकता है, या ऐसी ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी जिसने इनके साथ ऐसा किया हो। मुझे हर किस्से को सुलझाना था, इस केस की हर कड़ी को जोड़ना था। तो मैं यहां से निकला हर तरह की रिपोर्ट लेकर। मैंने इन सब बंदों के बारे में पता किया तो मुझे पता लगा कि ये सब बहुत ज्यादा अमीर थे। ये सब अलग अलग बिजनेस किया करते थे। इन सब की कड़ी जुड़ नहीं रही थी, और मैं हर किसी के घर जाकर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या इन सब में एक दूसरे को कोई जानता था या नहीं। लेकिन यहां से तो कड़ी जुड़ ही नहीं रही थी। जब मैंने इन सब के बारे में पता लगाया तो मुझे पता लगा कि इन सब के कारोबार भी बिल्कुल अलग अलग हैं।
इसमें से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता था तो कोई कपड़े का व्यापारी था, किसी की मिल्स चलती थी तो कोई एंटीक चीजों को बेचने का काम करता था। मुझे कोई कड़ी जुड़ती नजर नहीं आ रही थी और मैं और भी फंसता जा रहा था। मेरे दिमाग में ये समझ नहीं आ रही थी कि अगर इनकी कोई कड़ी जुड़ती नहीं तो वो एक साथ उस फैक्ट्री में कर क्या रहे थे। मैंने इस बात का पता भी लगाया कि जिसने फांसी लगाई थी वो कौन है। वो भी एक व्यापारी था, लेकिन वो इन सबको नहीं जानता था। लेकिन उस पर किसी तरह का कर्ज नहीं था, बल्कि उसका काम तो बहुत ही अच्छा जा रहा था। वो भी इनसे बदला क्यों लेना चाहता, क्योंकि इनसे उसकी कोई कड़ी नहीं जुड़ती थी, बल्कि सब ये कह रहे थे कि वो तो बहुत ही ज्यादा खुश था। मुझे अब और गहराई में जाना पड़ता, क्योंकि तभी मैं कुछ ढूंढ पाता जो इस केस को सुलझा पाता। यहां पर पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं लगा था और वो इसी नतीजे पर पहुंच चुके थे कि ये एक गैंग वॉर थी जिसमें सब लोग मारे गए। लेकिन लगभग 2 दिन बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि ये एक दूसरे को मार नहीं सकते, बल्कि यहाँ पर हर कोई ऐसे मरा था जैसे उसने अपने आप को मारा हो। जिस बंदे की गोली लगी थी उसे पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई थी, और वो भी साइड से, और ये अपने ही हाथ से गोली मारी गई थी। यानी कि ये किस्सा भी आत्महत्या का था, जबकि जिसने रस्सी से खुद को लटकाया था उसने भी खुद को ही मारा था, क्योंकि नीचे टेबल पड़ा था जो काफी पास ही गिरा था और रस्सी पर उसके खुद के हाथों के निशान थे। किसी और बंदे के उस रस्सी पर निशान नहीं थे। ऐसे ही उन 2 लोगों ने भी एक दूसरे को काटने पर ही मारा था, लेकिन इन दोनों के गले बिल्कुल भी बैठे नहीं हुए थे। यानी कि ये एक दूसरे को जब काट रहे थे तब वो चिल्ला भी नहीं रहे थे, और इन्हें किसी ने टॉर्चर भी नहीं किया होगा, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को ही मारा है। इसमें जिस बंदे का दम घुटने से मौत हुई थी उसने भी खुद अपना हाथ अपने मुंह पर रखा था, इसी कारण उसकी मौत हुई थी। इसी के साथ जिस बंदे को जहर दी गई थी उसके गिलास पर भी सिर्फ उसकी ही उंगलियों के निशान थे, यानी कि उसने ही खुद वो जहर पी होगी। इसी के साथ जो 3 बंदे ऊपर सरिये पर लटके हुए थे वो भी खुद ही उसे अपने अंदर घुसा पाए थे। ये भी बिल्कुल साफ था कि कोई और वहां पर नहीं आया हो सकता। लेकिन जो आखिरी बंदा डरने से मरा था उसके बारे में किसी को पता नहीं लग पा रहा था कि उसे इतना किसने डराया कि उसकी जबान तक हलक तक पहुंच गई, उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई और उसका दिल धड़कना एकदम से बंद हो गया। वो हार्ट फेल से मरा था, लेकिन उससे पहले ही वो एक तरह से चिल्ला रहा था, इसी कारण उसका गला बैठ गया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने सब लोगों को परेशान कर दिया था, क्योंकि ये कोई गैंग वॉर हो ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने इन सब को ब्लैकमेल किया हो और ये सब इसी तरह खुद को मार सके। लेकिन वहां पर डॉक्टर्स कह रहे थे कि कोई इस तरह खुद को नहीं मार सकता। कोई भी बंदा अपना हाथ अपने मुंह पर रखकर खुद को मार ही नहीं सकता। जब हमारी सांस बहुत ज़्यादा घुट जाती है उसके बाद हमारा दिमाग अपने आप ही हाथ को ऊपर हटा लेता है। हम कभी अपनी जान खुद की सांस रोक कर नहीं ले सकते। ये और भी हैरानी की बात थी, और अब केस बहुत ज़्यादा उलझ गया था। अब सारी नज़रें मेरे ऊपर थी कि मैं इस केस को किस नतीजे तक पहुंचा पाता। मैं अब उन सब के बारे में जानना चाहता था कि ये सब एक साथ कब आए होंगे और आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा। मुझे कुछ अजीब चीज चाहिए थी जिस कारण मैं उस तरफ मुड़ पाता ताकि और गहराई तक जा पाता। अब तक मेरे हाथ कोई सुराग नहीं लग पाया था, लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि ये सब इकट्ठे कब हुए होंगे। मैंने हर तरफ खंगालने की कोशिश की और तब मेरे हाथ एक फुटेज लगी। ये सब कई दिन पहले एक रेस्टोरेंट में बैठे थे
और इन्होंने वहां पर खाना खाया था। लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि ये एक दूसरे को पहले से जानते थे या नहीं। अगर ये एक दूसरे को जानते ही नहीं थे तो आखिर ये सब उस रेस्टोरेंट में उस दिन खाना खाने क्यों गए थे? क्या इन्होंने कोई मीटिंग की थी? क्या ये एक साथ तभी मिले थे? इसके बाद मैंने फोन रिकॉर्ड्स निकालने की कोशिश की। मेरे हाथ में सारे रिकॉर्ड्स थे और मुझे तब पता लगा कि लगभग उस रेस्टोरेंट में खाना खाने से 1 घंटा पहले ही एक दूसरे को कॉल की गई थी और उससे पहले इन्होंने एक दूसरे को कभी कॉल की ही नहीं थी। इसका मतलब कि इनके हाथ एक दूसरे के नंबर तभी लगे थे और किसी ने एक दूसरे के नंबर इनको दिए होंगे तभी इन्होंने कॉल की। अगर ये सब एक दूसरे को नहीं जानते थे तो रेस्टोरेंट में इकट्ठे क्यों हुए थे? क्या ये किसी खास टास्क को अंजाम देना चाहते थे? उसके बाद मैंने हर किसी के बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश की कि आखिर वो सब क्या बिजनेस करते थे। कहीं एक दूसरे पर किसी का कर्ज तो नहीं था या कोई ऐसा घोटाला किया हो जिस कारण ये सब एक दूसरे से जुड़ते हों। मुझे एक भी कड़ी नहीं मिली, लेकिन एक छोटा सा सुराग मिला। वो बंदा जो एक पुराना म्यूजियम चलाता था, उस पर शक किया जा रहा था कि उसने एक और पुराने एंटीक म्यूजियम से कुछ चुराया है। उस एंटीक म्यूजियम में बहुत बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें वहां पर रखी बहुत सारी कीमती चीजें चोरी हो गई थी। सारा शक उसी आदमी पर था, क्योंकि वहां की फुटेज में वो आदमी वहां का सामान ले जाता हुआ नजर आ रहा था। मैंने जब उस फुटेज को बड़े ध्यान से देखना शुरू किया, तब मुझे समझ आया कि उस चोरी को अंजाम 10 लोगों ने दिया था। क्या ये यही 10 लोग थे? मैंने ध्यान से उनकी चाल देखने की कोशिश की तो मुझे पता लगा कि उस म्यूजियम के अंदर लगभग 7 लोग गए थे। एक आदमी पुरानी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर उनको रिपोर्टिंग कर रहा था और 2 बंदे उस म्यूजियम के बाहर खड़े हुए थे। तो मुझे अब लग रहा था कि इन 10 लोगों ने वहां पर चोरी की होगी और ये उससे बच रहे होंगे, या उस जगह उस फैक्ट्री में ये पैसों का बंटवारा कर रहे होंगे, तभी इनके साथ कुछ हुआ। अब मुझे ये तो समझ आ रही थी कि इनकी कड़ी कैसे जुड़ती है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे और इन्होंने एक दूसरे के नंबर लिए होंगे इस खास क्राइम को अंजाम देने के लिए। अब थोड़ी थोड़ी सफाई मेरे सामने आ रही थी, लेकिन इस क्राइम का पूरा नतीजा मुझे निकालना था और मैं शायद सही तरफ बढ़ रहा था। क्योंकि उन सब ने अपने मुंह ढके हुए थे, तो मैं इस नतीजे पर तो नहीं पहुंच सकता था कि यही वो 10 लोग हैं जिन्होंने चोरी की होगी। लेकिन मुझे इन पर पूरा शक था, और अगर मैं इनके घर या कहीं से वो सामान ढूंढ पाता तो ये साफ हो जाता कि वो चोरी इन्होंने की थी, और अगर ये साबित हो जाता तो कहीं ना कहीं से कोई कड़ी तो जुड़ती और कहीं तो कुछ नतीजा निकलता। मैंने उन सब के घर की तलाशी लेनी चाहिए। मैं हर तरफ तलाशी लेता गया और वहां पर कई लोग लगे हुए थे, लेकिन उस म्यूजियम से चोरी हुई चीजें कहीं पर नहीं मिली। एक सामान तक वहां पर नहीं मिला। अब यह हैरानी की बात थी, क्योंकि अगर मुझे कोई सामान मिलता ही नहीं तो मैं ये साबित नहीं कर पाता कि वो चोरी इन्होंने की होगी। लेकिन अब मुझे उस म्यूजियम के मालिक के पास जाना था जहां पर चोरी हुई थी। शायद मुझे वहां पर कोई सुराग मिल पाता। मैं जब उस जगह पहुंचा तो वहां ओनर बहुत ही गुस्से में था। उसका कहना था कि अब तक चीजों को नहीं ढूंढा जा पाया है। इतनी महंगी चीजें उसके म्यूजियम से चोरी हुई थी और कई सामान तो रेंट पर आए हुए थे, यानी कि और वो खास तौर पर इसी जगह पर आया हुआ था। इंग्लैंड से आया खास सामान कुछ खास दिनों के लिए वहां ऑक्शन पर रखा गया था और वो सामान वापस जाने वाला था। मुझे पता लगा कि वहां पर बहुत ही कीमती चीजें आई हुई थीं। वहां पर सबसे कीमती चीज थी बसानोवा से। ये एक बहुत ही पुराना मटका था जो खास तौर पर यूरोप से यहां आया हुआ था।
इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा थी और इसे बहुत सालों से कोई खरीद नहीं रहा था। उसका यही कहना था कि ये यहाँ की सबसे कीमती चीज थी और खास तौर पर उस व्यक्ति ने इसे ही चुराने की कोशिश की होगी। तब मैंने उनसे पूछा कि क्या ये उस म्यूजियम का मालिक हो सकता है जिसकी कुछ समय पहले मौत हुई है। तो उसका कहना था कि कोई भी हो सकता है, इतनी कीमती चीज कोई भी चुरा सकता है, लेकिन इसे चुराने के लिए उसे ये पता होना जरूरी है कि यहाँ पर किस तरह के अलार्म्स लगे थे। हमारी सिक्योरिटी बहुत ही खास थी, फिर भी वो यहाँ से इन चीज़ों को चुराने में कामयाब रहे और पूरी की पूरी सिक्योरिटी को ही मात दी गई। सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को हैक किया गया, लेकिन इसे कोई ऐसा म्यूजियम चलाने वाला ही कर सकता है। शक तो उस पर था। अब मेरे दिमाग में यही था कि ये वो हो सकता है, क्योंकि वो भी तो म्यूजियम का मालिक ही था। अब मुझे ये पता करना था कि आखिर वहां पर हुआ क्या होगा। अगर ये सब वहां मरे हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ तो हो सकता है। अगर कोई सामान कहीं से नहीं मिला तो हो सकता है वो सामान उस फैक्ट्री से मिल जाए। मैं दोबारा उसी क्राइम स्पॉट पर गया। मेरे साथ कई पुलिस वाले थे और अब हम खास तौर पर तलाशी ले रहे थे। मैं उनसे कह रहा था कि यहाँ पर कोई भी छोटा कमरा हो सकता है या दीवार पर कोई तिजोरी हो सकती है। उन्हें हर तरफ ढूंढना है, यहाँ पर किसी भी जगह कुछ भी छिपाया हो सकता है। वो हर तरफ ढूंढते रहे, लेकिन वहां पर कुछ मिल नहीं रहा था। मैं बार बार उसी दीवार पर देखता जा रहा था जिस पर लिखा था दोबारा मत खोलना। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसका मतलब क्या है। आखिर किस चीज को खोला गया जो वहां पर ऐसा लिखा गया हो? क्या इन्हें कोई मैसेज दिया गया था? क्या हमें कोई मैसेज देने की कोशिश की है? मुझे लग रहा था कि ये कोई सीरियल किलर हो सकता है जिसने इन्हें हिप्नोटाइज करके मारा होगा। हो सकता है हमें सुराग देने के लिए यहां पर लिखा गया हो। यहां कुछ भी हो सकता है और मेरे जैसा डिटेक्टिव कुछ भी सोच सकता है, क्योंकि केस तो सुलझाना होता है और यहाँ पर बहुत शातिर लोग मिलेंगे जो ऐसे ऐसे क्राइम करते हैं कि कोई समझ नहीं पाता। उस दीवार को देखकर मुझे ये याद आया कि मैंने इसके सैंपल भी भेजे थे। मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला। आखिर ये खून किसका था? क्या ये किसी क्रिमिनल का खून हो सकता है या उसका जिसने इन सबको मारा होगा? तो मैंने फॉरेंसिक लैब में फोन लगाया। मैंने उनसे पूछा कि मुझे इसकी रिपोर्ट नहीं मिली, तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि ये रिपोर्ट निकालने में बहुत समय लग गया, इसी कारण पहले ये रिपोर्ट नहीं दी गई। मैंने पूछा आखिर वो खून किसका था, तो डॉक्टर बताने लगा कि ये खून किसी एक आदमी का था ही नहीं। ये खून मिक्स हुआ था और ये खून इन 10 लोगों का था। मैं बहुत ही हैरान हो गया था। इन पूरे शब्दों को इन्हीं लोगों के खून से लिखा गया था। आखिर ये कैसे हो सकता है? किसी ने इन सबको मारा और इनके खून से इन शब्दों को लिखा। अगर इन सब ने एक दूसरे को मारा तो किस में इतनी जान थी कि वो यहां पर लिख पाता और बाद में खुद मर भी गया। यहां पर कोई बाहर तो गया नहीं, ये बात तो पक्की थी। दरवाजा लगा हुआ था और उसे तोड़कर तो लोग अंदर गए। बाहर से तो कोई अंदर आ ही नहीं सकता था और अंदर से तो कोई बाहर जा ही नहीं सकता था। आखिर वो ताला कैसे लगा पाता जो अंदर लगा हुआ था? वो कुंडी कैसे लगा पाता जो अंदर से लगी हुई थी? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन तभी एक आवाज आई। ये आवाज एक पुलिस वाले की थी और उसने कहा मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। मैं उस तरफ भागा। मैं जानना चाहता था आखिर उसे क्या मिल गया है। वो बड़ी ही तेज आवाज में कह रहा था जल्दी आओ, जल्दी आओ। जब हम उसके पास पहुंचे तो वो उसी दीवार के नीचे की तरफ इशारा कर रहा था जिस दीवार पर वो लिखा गया था कि दोबारा मत खोलना। उसके नीचे एक छोटा सा दरवाजा था जो नीचे की तरफ जाता था। हमने वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश की क्योंकि वो खुल नहीं रहा था और उसे जैसे बहुत ही जोर से बंद किया गया था। हमने एक सरिया फंसाकर उस दरवाजे को खोला
और उसके पीछे देखकर हम हैरान हो गए। ये एक बहुत ही छोटा सा कमरा था जिसमें बहुत सारी एंटीक चीजें पड़ी थी। मैंने ध्यान से देखना शुरू किया तो ये वही चीजें थी जो उस म्यूजियम से चोरी हुई थी। ये केस अब काफी नजदीक पहुंच गया था और इसे हमें सुलझाना था। हमने हर सामान को बाहर रखा और इसके बाद सीनियर डीएसपी भी आए। वो सब इस सामान को देख रहे थे और वहां पर उस म्यूजियम का मालिक भी बुलाया गया जिसके यहां चोरी हुई थी। उसने सारा सामान देखा और वो कहने लगा कि ये हमारा ही सामान है और यहां पर सारा सामान पड़ा था, लेकिन उसने कहा कि यहां पर बसानो वासे नहीं है। हम हैरान हो गए कि वो एक चीज कहां हो सकती है। हमने कहा ये उसी कमरे में हो सकती है क्योंकि वहां पर और भी सामान था जिसे बाहर नहीं निकाला गया था। उसका ध्यान सिर्फ बसानो वासे पर था और वो किसी और चीज को देखना ही नहीं चाहता था। वो भागकर अंदर खुद ही घुसना चाहता था और हमने कहा कि अंदर जाने की जरूरत नहीं है, हम सामान बाहर ले आएंगे। तो उसका कहना था कि मुझे बस बसानो वासे देखना है, मुझे बस बसानो वासे देखना है। वो बार बार कह रहा था कि उस मटके को बाहर निकालो और उसे बंद करो। हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो ऐसा बार बार क्यों कह रहा है। उसने कहा कि जल्दी उसे बाहर निकालो, अगर तुमने ज्यादा देर कर दी तो मैं तुम पर केस फाइल कर दूंगा। वो ज्यादा गुस्से में लग रहा था और हड़बड़ी कर रहा था, तो हमने भी उसे नाराज नहीं करना चाहा। तो हमने अंदर से देखा कि कहीं पर मटका पड़ा है। तो हमने देखा वो छोटा घड़े के आकार वाला वहीं बीच में पड़ा था और वो खुला हुआ था जैसा उसने कहा था। उसने कहा जल्दी बंद करो। हमें समझ नहीं आ रही थी वो ऐसा क्यों कह रहा है। वो खुद ही भाग कर गया और कहने लगा कि मुझे पकड़ाओ। पुलिस वाले ने जल्दी से वो घड़ा उसे पकड़ाया और उसने बड़ी ही तेजी से उसे बंद कर दिया और वहां पर एक चादर पड़ी थी, उसने उसे उसमें लपेट दिया और इसके बाद वो कहीं जाकर फोन करने लगा। हम सोच रहे थे आखिर वो इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहा है, आखिर ये बसानो वासे है क्या। थोड़ी देर बाद वो यहां से चला गया और ऊपर से हमें भी सीनियर्स के फोन आने लगे। सीनियर्स कह रहे थे कि वो जगह जल्दी से जल्दी खाली की जाए। मुझे कहा गया कि तुम भी जा सकते हो, ये केस सुलझाया जा चुका है। मैं हैरान था, आखिर यहां पर तो कड़ी अंत होने वाली थी। आखिर यहां पर केस कैसे सुलझाया गया, क्योंकि वो सामान मिलने से यह साबित नहीं हुआ कि वो लोग मारे कैसे गए। आखिर यहां पर क्या हुआ जो सीनियर्स के इतने ज्यादा फोन आने लगे। हम पर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगा और हमें वहां से निकलना पड़ा। वहां पर क्या हो रहा था इस बात का पता डीएसपी तक को नहीं था। वहां पर हाई ऑफिशियल्स आए और उन्होंने उस एरिया को सील कर दिया। मुझे भी उस केस से जैसे बाहर कर दिया हो। और 2 से 3 दिन बाद मुझे ये बात की न्यूज़ मिली कि केस सुलझा लिया गया है। और मैं इस बात से नाराज था कि इस केस को गैंग वॉर कहकर खत्म कर दिया गया। रिपोर्ट्स मेरे हाथ में थी, इसे गैंग वॉर कहा गया और मैं कुछ कर नहीं पाया। नाराजगी मेरे जहन में थी और मैं सवालों का जवाब पाना चाहता था। आखिर इस केस को इस तरह से बंद क्यों किया गया? आखिर उन लोगों को किसने मारा था? क्या वो इतना शक्तिशाली और इतने हाई रैंक वाला है कि उस पर कोई केस नहीं किया जा सकता? आखिर ये कौन हो सकता है? मुझे सवालों के जवाब चाहिए थे। जब मैं उस फैक्ट्री पर पहुंचा तो वहां से सारा सामान निकाला जा चुका था और वहां पर सफाई की जा चुकी थी और वहां पर चारों तरफ बंद नहीं किया गया था। कोई भी वहां पर आ सकता था, किसी को कोई रोक टोक थी ही नहीं। क्या सब कुछ मिटा दिया गया था? मैंने उसके 2 दिन बाद तक हर तरफ तलाशी लेने की कोशिश की और हर तरफ ढूंढने की कोशिश की। मैं सब कुछ छिप कर रहा था क्योंकि हाई ऑफिशियल्स का प्रेशर था कि इस केस के बारे में ज्यादा गहराई में नहीं जाना है।
लेकिन उसके बाद तो मुझे खुली छुट्टी दे दी गई कि मैं कुछ भी ढूंढ सकता हूं। आखिर क्या सब कुछ मिटा दिया गया था जो अब मैं कुछ भी कर सकता था? इस केस को ऐसे बंद क्यों कर दिया गया? इसका जवाब वो म्यूजियम का मालिक दे सकता था। मेरे दिमाग की घंटी बजी और मैंने सोचा कि उस म्यूजियम के मालिक के पास जाना होगा, वही मुझे जवाब दे सकता था। मैं भागता हुआ हाँफता हुआ उसी के पास पहुंचा। मैं उससे जवाब जानना चाहता था, लेकिन वो नाराज लग रहा था। वो कह रहा था कि तुम्हें पता नहीं है, ये केस बंद हो गया है और मैंने भी वो चोरी का केस वापस ले लिया। पुलिस ने कहा है कि चोर नहीं मिले, लेकिन सामान मिल गया। लेकिन उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि वो सामान कहीं और से मिला है, उसे किसी और पुलिस वाले ने ढूंढा है। लेकिन हमें पता था कि वो सामान तो हमें उस फैक्ट्री से मिला है। ये केस काफी दूर चला गया था और मैं गुस्से से भरा था। मैं यहां से ऐसे नहीं जा सकता था, भले ही ये कितना भी शक्तिशाली आदमी हो, भले ही इसकी पहुंच कहीं भी हो, लेकिन ये मुझे बहला फुसलाकर यहां से भगा नहीं सकता था। मैंने अपनी गन निकाली और वो भी घबराने लगा। तब मैंने उससे कहा कि मुझे सच जानने की जरूरत है। आखिर किसने किया है ये? क्या ये कोई मंत्री है? क्या ये बहुत ही शक्तिशाली आदमी है जो इस केस को दबाया जा रहा है? लेकिन इसके बाद म्यूजियम के मालिक ने मुझे जो जो बताया, मुझे उस सब पर यकीन नहीं हुआ। उसने मुझे इंटरनेट के कई पेजेस दिखाए और मेरे सामने कई बुक्स खोल दी। उसने मुझे कई तस्वीरें दिखाईं और वहां पर बहुत सारी तस्वीरें पड़ी थी, हर तरफ सामान बिखरा था। उसने मुझे कहा कि क्या तुम जानते हो बसानो वासे क्या है? बसानो वासे एक शापित घड़ा सा है, जिसके पास भी ये पहुंचा इसने उसे मार दिया। कहा जाता है इस घड़े के अंदर एक शैतानी शक्ति है, जो भी इसे खोलता है वो जिंदा बच नहीं पाता। उसने मुझे कई तस्वीरें दिखाई। यूरोप में कई जगह ये चीज गई थी और वहां पर लाशें बिछ गई थी। वैसे पहले इसे खोला नहीं जाता था। ये एक परिवार के पास रहती और ये परिवार कोई छोटा मोटा नहीं, एक रॉयल फैमिली थी और ये शादी के बाद उस लड़की को दी जाती जिसकी शादी हुई होती। लेकिन उसके बाद उसके साथ जो होता उसके बारे में कोई जानना नहीं चाहता। उसकी मौत बहुत ही बुरी होती और घर में भी सबकी मौत होती चली जाती। इसके बाद इसे एक शापित घड़ा कहा जाने लगा और बाद में इसे म्यूजियम में रखा जाने लगा। लोग इसकी बोली लगाते और इसे खरीदते। लेकिन तुम्हें पता है ये घड़ा वापस कैसे आता? जब वो पूरी फैमिली मर जाती तब इसे दोबारा उसी म्यूजियम में लाया जाता। ये खास तौर पर यहाँ दिखाने के लिए लाया गया था, इसीलिए इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी रखी गई थी। लेकिन लगता है इन बेवकूफ़ों ने इसे चुराने की कोशिश की, क्योंकि इसकी कीमत $50 मिलियन से भी ज़्यादा है। इन्होंने सोचा होगा कि इसे चुराकर वो बाहर ब्लैक मार्केट में बेच देंगे। लेकिन इनको क्या पता कि अगर इन्होंने इसे खोलने की कोशिश की तो इनके साथ क्या होगा। यकीनन ही उस फैक्ट्री में उस अमावस की रात इन्होंने इसे खोलने की कोशिश ज़रूर की होगी। और तुम देख सकते हो हर किसी के साथ क्या हुआ। मैं पहले यकीन नहीं करता था कि ये लोग ऐसे ही मरे होंगे। मुझे भी लगता था ये गैंग वॉर से मरे होंगे। जब मेरे मन में ख्याल आया था कि वहाँ पर बसानो वासे खुला हो सकता है, तभी मुझे यकीन हो गया था कि ये कैसे मरे होंगे। और मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि इसे किसने खोला होगा। तुम भी खुद ही गैस कर सकते हो कि इसे खोला किसने होगा और किन लोगों के सामने खोला होगा। यकीनन बाकी सब ने इसे खोलने में मदद तो की, लेकिन उस म्यूजियम के मालिक ने अपने हाथों से इसे खोला होगा और वही इस तरह से डरकर हार्ट फेल से मरा। उसकी ये बातें मुझे बहुत ज़्यादा डरा रही थी, लेकिन मुझे तो सवालों के जवाब मिल गए थे। मैं जान गया था कि वहाँ पर क्या हुआ होगा, किस तरह से
उस आदमी ने खुद ही जहर निकला होगा और वो लोग खुद ही किस तरह से सरियों के बीच खुद को फंसा कर मार पाए। उस आदमी ने कैसे खुद को फांसी लगाई होगी और वो दो लोगों ने एक दूसरे को कैसे अपने दांतों से काट काट कर मारा होगा। मैं जैसे जैसे ये सोच रहा था मैं डर रहा था। मैं ये सोच रहा था कि कैसे वो आदमी आखिर में डर कर मरा होगा। उसने कैसी शैतानी शक्ति को देखा होगा जो वो डर कर मर गया। मेरे लिए ये केस डरावना नहीं था। मेरे लिए डरने की बात ये थी कि जिस टेबल पर ये सब चीज़ें रखी हुई थी, ये सब तस्वीरें रखी हुई थी, उसी टेबल के एक कोने पर बसानो वासे रखा हुआ था। मैं कई बार तस्वीरों को देखता हुआ बसानो वासे के पास से गुजरता और अब मैं उसे देखकर डरता जा रहा था। मेरी हिम्मत ना हुई उसे हाथ लगाने की और मैं उस म्यूजियम से बाहर आ गया। ये केस कहने को तो सुलझा लिया गया, लेकिन मैं सच जानता हूं ये केस दुनिया का कोई आदमी सुलझा नहीं सकता। उस दिन वहां पर क्या हुआ होगा इसका जवाब तो उन लोगों के पास ही है, लेकिन मैं जान सकता हूं कि उन्होंने क्या सहा होगा। इसलिए मैं इस केस को रहस्यमय केस मानता हूं। दोस्तों, मेरे अंकल की डायरी का चौथा केस ये था, लेकिन मेरा यकीन कीजिए इस डायरी का 5वां केस इससे भी बहुत ज़्यादा रहस्यमय है और आपको उसे सुनने में बहुत मज़ा आएगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हो सकता है वो बसानो वासे आपके ही आसपास कहीं हो।